क्वांटिटेटिव रिसर्च में ज़्यादातर जो सैम्पलिंग फ्रेम यूज़ होता है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। आपने ये स्टैटिस्टिक्स में भी अक्सर पढ़ा होगा, हो सकता है आपने रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ी हो, उसमें भी होगा। तो यहाँ मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश करूँगा कि हाउ इट इज़ लिंक्ड विद द क्रिमिनोलॉजी, और क्रिमिनोलॉजी के रिसर्च एरिया के अंदर कहाँ तक, किस हद तक हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की स्पेस है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और कहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो जनरली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़ सम टाइम जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं वो इसके बारे में स्केप्टिक होते हैं कि क्या हम इसको यूज़ भी करें या ना करें, और अगर करें तो किस फॉर्म में करें, और कहाँ पे इसकी ज़्यादा रेलिवेंसी नहीं है। आप जानते हैं कि अगर आपने स्टैट पढ़ी है या कोई रिसर्च मेथडोलॉजी का कोर्स पढ़ा है, तो उसके अंदर आपने जाना होगा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में चांस होता है कि हर रिस्पोंडेंट के पास कि इक्वली बीइंग सिलेक्टेड, कि हर एक को इक्वल चांस होता है या रिलेटिवली मोर चांसेस होते हैं कि उनको सेलेक्ट किया जा सके और वो उस स्टडी का हिस्सा बन सकें। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सिर्फ पर्पज़ होता है कि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है या इन अप्रोप्रिएट नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है उसमें हर एक के पास इक्वल चांस है। दूसरा, ये सिस्टमेटिक रिलेटिवली, मसलन अगर आपने सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग लेनी है, तो आप लेट्स से प्रिजन में हैं और प्रिजन में आपने कोई स्टडी करनी है, तो प्रिजनर्स की आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी। उन प्रिजनर्स की लिस्ट को सामने रखते हुए आप कहते हैं कि आप हर 5th प्रिजनर को लेंगे या हर 2nd प्रिजनर को लेंगे, क्योंकि वो नंबर रिलेटिवली कम होता है। मोस्ट प्रोबेबली यही है कि आप हर 2nd को लेंगे, तो वो भी एक किस्म की प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। या आप हर 5th रिस्पोंडेंट को लेंगे, और फिर उसके बाज़ात ये होता है कि वो जो लिस्ट है वो शफल होती रहती हैं, बाज़ात मिक्स कर दी जाती हैं कि जो माइनर्स हैं या जो जेंडर स्पेसिफिक हैं इस उसमें कोई कोहेरेंस नहीं होती, बाज़ात सिर्फ सेग्रीगेशन होती है जेंडर्स की। तो वो जो आपके पास लिस्ट है उसमें किस तरह से आप, और नंबर ऑफ़ पॉसिबल रिस्पोंडेंट आपके कितने हैं, पॉसिबल आपकी ओवरऑल यूनिवर्स कितनी है जिसमें से आपने वो रिस्पोंडेंट देने हैं, वो डिपेंड करता है। तो लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं कि एटलीस्ट मैक्सिमम जो आपके रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग है। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि जनरल पब्लिक ओपिनियन अगर आपने लेना है तो उसके लिए भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ हो सकती है, जिसमें आप ब्रॉडर जानना चाहें कि क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान में इस साल ज़्यादा क्राइम रेट था या पिछले साल ज़्यादा था। तो ये एक जनरल ओपिनियन है जो लोगों का जानने के लिए आप ले रहे हैं। या आप कहते हैं कि क्या लाहौर के अंदर इस साल स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा बढ़ा है, उसको मेजर करने के लिए आप स्ट्रीट पे चले जाते हैं और वहाँ आप कहते हैं कि हर 5th बंदा जो आपके सामने आएगा आप उससे लेंगे। लेकिन इन दोनों में प्रॉब्लम्स हैं कि जब आपने हर 5th इंडिविजुअल से इंटरेक्शन करना है तो हो सकता है उसके पास टाइम हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो सॉरी कह दें क्योंकि बिज़ी होंगे, और फिर आप एक जगह पे खड़े हैं और लोगों के पास टाइम नहीं है तो आपको एक जगह पे बैठ के लेना होगा। या आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो जनरल यूथ का ओपिनियन लेना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे भी इंटरवेंशंस होना शुरू हो जाती हैं। कोई इधर से बाकी लोग आके बैठ के, कोई उधर से आके बैठ के, कोई लोग इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे ऑल्दो के वो प्रोबेबिलिटी है, इक्वल चांसेस है, लेकिन स्टिल यू हैव प्रॉब्लम्स। एट द सेम टाइम बाज़ात हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग लेते हैं या क्लस्टर सैम्पलिंग लेते हैं या हम कोटा सैम्पलिंग लेते हैं, तो वो लेते हुए भी हमें उसी तरह के प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ जाते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हर एक रिस्पोंडेंट के पास इक्वल चांस है, he or she may be selected as a respondent to give the data.